जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रारंभ करेंगे हड़प्पा सभ्यता, या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या कांस्ययुगीन सभ्यता। इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और इस तरह से समझेंगे जैसे एक एक चीज़ हमने देखी हुई है, घूमी हुई है। इस आधार पे बारीक से बारीक चीज़ को भी हम ध्यान से सुनेंगे। इस तरह से वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप लोग जब भी वीडियो देखें या सुने तो ईयरफोन कान में लगाकर आराम से आपका रिवीजन हो सके, कोई आपको समस्या ना हो। वरना बाकी लोगों की तरह मैं भी चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बना सकता हूँ और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चूँकि मेरी वीडियो बोरियत ज़रूर होती है परंतु गुणवत्तापूर्ण है, अतः आप इन्हें देखें, समझें और अपना रिवीजन करें, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आपसे अंत में एक निवेदन और करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। वीडियो लाइक करें, ना करें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका क्या रही है, भूमिका के बारे में हम पहले जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कोई अभी की सभ्यता नहीं है, ये वर्षों पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। मतलब कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे, कुछ भी पता नहीं था। और एक विद्वानों के मन में यह धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व, के पूर्व भारत में कोई भी सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी कोई सभ्यता थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेन, अमलानंद घोष, जे.पी. जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियों को प्राप्त किया। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब इसके नामकरण के बारे में देखते हैं। नामकरण जो है इसका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले। आरंभ में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना भी उचित समझते हैं। अब सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार क्या है? सिंधु घाटी का जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तरी सीमा पे भी है, पश्चिमी सीमा पे भी है, पूर्वी सीमा पर भी है और दक्षिणी सीमा पर भी है। अब उत्तरी सीमा में कौन सा है? मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पश्चिमी सीमा पे सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है जो दक्षिणी सीमा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये जो सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगडोर से
लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी मेरठ तक था। वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये त्रिभुजाकार उसमें है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर मापा गया है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। भूमध्य सागरीय, नंबर 1 भूमध्य सागरीय, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, तीसरी अल्पाइन तथा मंगोलाइड। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नगर योजना क्या थी, नगर योजना कैसी थी, कैसे ये लोग रहते थे, कैसे मकान बनाए थे, क्या था, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातत्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग निवास करता था, और दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों और पशुदस्युओं से बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों के जो दरवाजे हैं और खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थीं, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थीं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के आकार की ईंटें ज़्यादा प्रचलित थी। लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई की जो माप है वो 4:2:1 की है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पहले देखते हैं। हड़प्पा
सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के किनारे बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटागोमरी जिले में अवस्थित है। स्टुअर्ट पिगॉट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की। फिर आया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध के लरकान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी पाकिस्तान में है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रविमोम विधि से बनी है, यानी लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी है। चिन्हूदड़ो, यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। चिन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चिन्हूदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चिन्हूदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झूकर झाकर के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक क्षेत्र था जहां मणिकार मुहर बनाने, भार माप के पटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। अब लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर R.S. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया है। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। फिर कालीबंगा, यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार है 3 विधियों, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। फिर बनावली। बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. पिस्ट ने की थी। सिंधु स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ भी मिले हैं। फिर धौलावीरा, यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में J.P. जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग तथा निचला भाग। धौलावीर से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी मिला है, यानी खेल का मैदान। अब हड़प्पाई जो सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं हैं उनकी जो है क्या क्या है उन्हें देखते हैं।
हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 मिला है, शवाधान पेटिका मिली है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्थ्य एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांस्य दर्पण, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र, ये सब प्राप्त हुए हैं। वर्तमान क्षेत्र जो है ये हड़प्पा का साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे है। 1921 में इसकी खोज की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स व्हीलर द्वारा। ठीक, मोहनजोदड़ो जो है राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है और मार्टिमर व्हीलर 1922 में इसका उत्खनन किया गया था। वर्तमान क्षेत्र जो है लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान पड़ता है। इस प्रमुख नदी है सिंधु। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, विशाल स्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। फिर चिन्हुदड़ों के उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार व आर्नेस्ट मैके। 1931 ईस्वी में इसकी जो है उत्खनन हुआ है। ये भी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी भी प्रमुख नदी सिंध है। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, मन के बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिली है, कांसे की गाड़ी मिली है, वक्राकार ईंट मिली है, काजल मिला है, पाउडर मिला है, कंघा मिला है, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। अब लोथल के उत्खनन करता है रंगनाथ राव। 1957 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। ये प्रमुख नदी है, भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से मिला है वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका मिली है। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन किया गया है। फारस की मोहर मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, गोदी बाड़ा मिला है, 3 युग्मित समाधियां, पूर्ण हाथीदांत, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि मिले हैं। अब कालीबंगा के उत्खनन करता है अलमानंद घोष और ब्रजवासी लाल। अलमानंद घोष ने 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया था और ब्रजवासी लाल ने 1960 में। ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर बनावली के उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिस्ट। 1973 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया था। हिसार में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे है। और जौ, मिट्टी का हल, जो खिलौना है, लकड़, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स 1931 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। प्रमुख नदी मादर के किनारे है। ये 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ज्वार बाजरा इत्यादि चीजें यहाँ से मिली हैं। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1955 ईस्वी, वर्तमान में ये पंजाब में रूपनगर में है, सतलुज नदी के किनारे है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है तथा तांबे की कुल्हाड़ी भी रोपड़ से मिली है। कोट तीजी धुर्रे एवं फैज अहमद खान उत्खनन करता है। 1935 ईस्वी में धुर्रे और 1955 ईस्वी में फैज अहमद खान ने इसका उत्खनन करवाया। ये सिंध में पड़ता है पाकिस्तान में, दाशक नदी के किनारे है। बंदरगाह मिला है, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराक से भरा बर्तन मिला है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। सुरकोटदा जगतपति जोशी 1964 ईस्वी, ये कच्छ गुजरात में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे है। घोड़े की हड्डी, कलश, शवाधान, तराजू का पलड़ा। सुतकाको जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है। 1962 ईस्वी में जो है इसकी उत्खनन करवाया गया। पेरे में पड़ता है ये बलूचिस्तान में, शादी कौर नदी के किनारे। 2 टीले व मृदभांड मिले हैं।
मांडा के उत्खननकर्ता जगतपति जोशी हैं। 1982 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया था। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे है। यहाँ से चट, ब्लेड, हड्डी के बाणाग्र मोहरे मिले हैं। राखीगढ़, ये सूरजभान इसके उत्खनन करता है। 1969 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया था। ये हिसार हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से। आलमगीरपुर, इसके उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है। 1958 ईस्वी में उसका उत्खनन करवाया गया था। ये मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे है। मृत भांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी का अंकन है यहाँ पे। अब हड़प्पाई लिपि के बारे में देखते हैं। हड़प्पाई लिपि से लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। हड़प्पाई लिपि में जो है लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। इसमें जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुट्टिकाओं आदि पर मिले हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बूस्ट्रेफेडन कहा गया है। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। इनका सामाजिक जीवन कैसा था यहाँ के लोगों का? सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। चिन्हूतड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्योष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। राजनीतिक जीवन यहाँ के लोगों का कैसा था? हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। आर्थिक जीवन कैसा था? सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि अवशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सैंधव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया में भी व्यापार होता था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया है। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़े या फाल नहीं मिले हैं। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। हाथी पालने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धार्मिक जीवन कैसा था इन लोगों का?
धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों पर मोहरों में पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये लोग पूजा करते थे पर इन्होंने मंदिरों का निर्माण कहीं नहीं किया है। हड़प्पाई लोगों ने मंदिरों का निर्माण नहीं किया है। वृक्षों को पूजा है, देवियों को पूजा है, पशुओं को पूजा है, सब काम किए हैं पर मंदिरों का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्निकुंड पर स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। स्वास्तिक समझते हैं? स्वास्तिक वही सतिया, ये जो है सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान एवं कलश शवाधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यापारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेष के अध्ययन से ही यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही। अंततः द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ था। यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई थी। सैंधव सभ्यता की क्या देन है? सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीजें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक, चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता में हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका भौगोलिक विस्तार जो है, इस संस्कृति का उदय जो है ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से हुई है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जो हैं जॉन मार्शल थे। तब मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के महाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। जम्मू कश्मीर में भी था, बलूचिस्तान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अब मांडा जो है अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगतपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, सैंधव और उत्तर सैंधव है। आलमगीरपुर जो है मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दायमाबाद सैंधव सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है।
सुतकांगडोरिया दाशक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है तथा इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर एग्जैक्ट कहें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। केवल 7 सैंधव स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीर। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा सिंधु नदी द्वारा ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो हड़प्पा की नगर योजना और संरचनाएं हैं वो इस प्रकार है कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। नगर में भवनों के बारे में विशिष्ट बात ये थी कि ये एक ग्रिड की तरह यानी जाल की तरह ये बने हुए थे। सड़कें पहले बताई चुके हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच आंगन की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पकी ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में यह एक अन्नागार भी मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.9 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था। यहाँ इनके नीचे नालियां बनी हुई थी। ये नालियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन नालियों में मेन होल भी बने हैं। जो सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती है। एग्रीकल्चर से संबंधित बात है। सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा भी बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पकी ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कूड़ यानी हल रेखा देखे गए हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहते हैं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल व सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजवी गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा में प्राक सिंधु काल के हल से जुड़े हुए खेत तथा उसमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है। पशुपालन जो है हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अलावा ये गधे और ऊंट भी रखते थे। हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं जो गुजरात से मिले हैं।
कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवर थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ते और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से मिली एक संदिग्ध मृद मूर्ति से मिला है। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण जो है आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खरगोश आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मोहरों, ताम्र तश्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष के मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और गैंडे से भी ये लोग परिचित थे। अब इनकी शिल्प और टेक्नोलॉजी कैसी थी। ये कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे में टिन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़ों की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। का व्यापार जो है, हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। वे पहिए से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थीं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चिन्हुदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से एल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपने वाणिज्य बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्दमणि का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के भाग में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य में होती है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें दिलमुन और माकर। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। यहाँ का राजनीतिक संगठन कैसा था? हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है। धार्मिक प्रथाएं जो है, हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति के स्त्री के गर्भ से निकलकर पौधा दिखाया गया है। संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। सिंधु घाटी में पुरुष देवता भी हुआ करते थे। पुरुष देवताओं को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा पर एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठे हुए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पांव पर 2 हिरण है। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया गया जाता है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं, जो कालांतर में
शिव की पूजा के गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। वृक्षों और पशुओं की पूजा। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मोहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई मोहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है, उसके बाद कुबड़ वाला सांड। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पाई लोग ताबीज धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्म का रूप स्वरूप स्वीकार किया जाता है। कुछ धार्मिक चिन्ह मिले हैं, जैसे स्वास्तिक, ये सूर्य उपासना का प्रतीक है। योगी शिव योगीश्वर। ताबीज जो है प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। बैल शिव का वाहन के रूप में। बकरा बलि हेतु। नाग पूजा हेतु। श्रृंग शिव का रूप माना गया। भैंसा जो है देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। युगल शवाधार, पति के साथ पत्नी का सती होना। अब जो कुछ यहाँ के लोग माल आयात करते थे, जो टिन है वो अफगानिस्तान ईरान से, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना जो है अफगानिस्तान फारस दक्षिण भारत, लाजवर्द मेसोपोटामिया अफगानिस्तान, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, नील रत्न मणि यहाँ से ये आयात हुआ करता था। नील रत्न मणि बदख्शा यानी कि यहाँ पर ये इनकी खाने थी। नीलमणि महाराष्ट्र से, हरितमणि दक्षिण एशिया से, संकोड़िया सौराष्ट्र दक्षिण भारत से, सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। और जो हड़प्पाई लिपि है, हड़प्पाई लिपि के बारे में, सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में L.A. वेडेल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था तथा 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पत्थरों की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ हैं तथा चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो नमूने मिले हैं उनमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि फारसी लिपि है। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, एवं कुछ में गौमूत्रिका लिपि का प्रयोग मिला है। ये कालीबंगा से प्राप्त ठीकरों से। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक थी। बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 इस तरह से। हड़प्पाई लोग मापन भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए थे। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है तो उसके बारे में कोई एक लोगों का स्पष्ट मत नहीं है। उसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जो फेयर सर्विस इतिहासकार हैं उनका कहना है वनों का कटाव, संसाधनों में कमी एवं पारिस्थितिक असंतुलन पतन का कारण था। मार्टिमर व्हीलर, उनका कहना है हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता का आधार जो है वो विदेशी था।
जॉन मार्शल, उनका कहना है विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। ऑरेल स्टाइन है, उनका कहना है जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल का कहना है सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। M.R. साहनी का कहना है भूतात्विक परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। राइक्स व डेल्स D.D. कौशाम्बी का कहना है मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का कहना है सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो है पूर्ण होती है। अब आगे हम लोग वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, जो अगली वीडियो में बताया जाएगा। और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।